मैं कमिंग सर। प्रणाम सर। हाँ मैम। बैठिए। थैंक यू सर। आपका साक्षात्कार का माध्यम हिंदी है, जी सर। तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय दें अपना बोर्ड को। जी सर, मेरा नाम राधे मोहन पांडे है। सर मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला हूँ और अभी मैं प्रशासनाधिकरण में उत्तर प्रदेश प्रशासनाधिकरण में बतौर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कार्यरत हूँ। कुछ और बताना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है कुछ मिस हुआ है, आपको एक और मौका अगर मिले। जी सर। जितना आपने बताया समझ में आ गई बात, कुछ और ऐड करना चाहेंगे या इसी पे चर्चा शुरू? सर मैं चाहूँगा सर कि अभी चर्चा शुरू हो जाए। इन जनरल आपसे पहले जो भी लोग आए तो जब इंट्रोडक्शन पूछा गया तो उन्होंने अपने एजुकेशन की बात भी की। जी सर। वो मिसिंग था और लोगों ने अपनी हॉबी भी बताई, जी सर। तो उसकी बात बाद में की जाएगी। सबसे पहले आप स्टेट प्रशासनिक अधिकरण, हम उसको सेट कह रहे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मान लीजिए। नहीं सर, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है। अच्छा, क्योंकि सर इसका फॉर्मेशन गवर्नमेंट के रूल के द्वारा हुआ है। ओके। जी सर। ये क्या करता है और आपका उत्तरदायित्व क्या है? सर ये जो कदाचार करते हैं सरकारी कर्मचारी, उनके सर कदाचार को यहाँ पे भेजा जाता है हमारे पास और मैं इसको बतौर सरकार की तरफ से प्रेजेंट करता हूँ सर। अच्छा, तो अभी तक कोई केस ऐसा आया है क्या जिसको लेकर आपने प्लीड किया हो, प्रस्तुत किया हो और उस पर कुछ कन्विक्शन या कुछ ऐसे चीज़ें भी हुई हों? सर लगातार मतलब ऐसे केसेस आते रहते हैं और डे बाय डे ही मतलब मैं उसको प्रेजेंट करता रहता हूँ। और सर अभी इधर 2-3 केसेस को मैंने फाइनल करवाया हुआ है, जिसमें एक सर सचिंद्र देव वर्मा का केस आया हुआ था और एक सिंचाई विभाग का केस आया हुआ था। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए और बड़े लेवल पे, खासकर अगर हम कैट पे भी आ जाएं, तो देखा गया है कि कन्विक्शन लेवल बड़ा कम होता है, रेट जो है बड़ा कम होता है। जी सर। और ये माना जाता है कि ये तो सेफ्टी वॉल्व्स हैं एक तरह से। जी सर। अधिकारियों के बचाने के कोई चार्ज लगा, जी सर। आप कैट में आ जाइए, अपील कीजिए, एक तो वो लंबा चलेगा जी सर। और ऊपर से किसी न किसी तरह से वो लास्टली बरी हो जाएंगे। एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है। सर ये हो सकता है कि सर चूँकि सर साक्ष्यों के माध्यम से ही लोगों का मतलब कन्विक्शन होता है, तो सर साक्ष्यों के अभाव में छूट जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दरअसल सर ऐसा नहीं होता है। सर मैंने अपने लेवल पे कई बार देखा है कि मोस्टली केसेस में उनको सजाएं हुई हैं। अच्छा अच्छा, आप गांधी से आपके व्यक्तित्व में कुछ है क्या? गांधी से कुछ सीखा है आपने? सर गांधी सर बहुत ज़्यादा सीखने वाले लोगों में से हैं। तो सर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया है। जैसे सर मैं मतलब सिंप्लिसिटी को पसंद करता हूँ और ग्राउंड लेवल से ही जुड़ना पसंद करता हूँ। और कुछ? और सर अभी तो मैं सर अपने आप को और ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ इसके विषय में। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा? आपके डेफ में कहीं गांधी दिखते हैं? हाँ सर, मेरा जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को है। अच्छा अच्छा, 2 अक्टूबर में ऐसा क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। जी सर। लेकिन सारी जनता, एक परसेप्शन गांधी जी के बर्थडे पर ही ज़्यादा फोकस होता है। सर उसका एक बड़ा कारण रहा है कि गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा रहा है। इसके नाते सर सारा प्राइम फोकस उन्हीं पे चला जाता है। ये सर एक बड़ी बात रही है। अच्छा, हम अगर देखें हमारा जो संविधान बना, जी सर। उसमें भी गांधीयन वैल्यूज हैं। हमारी जो आज़ादी का मूवमेंट चला उसमें गांधीयन वे अलग है। जी सर। अगर मान लीजिए गांधी ना होते, जी सर। और संविधान बनाना होता है इसी तरह से, सब लोग होते बस गांधी ना होते, क्या कमियां रह जाती हैं जो अभी संविधान में है? वो ऐसा क्या होता जो नहीं रहता? सर गांधी जी अगर नहीं होते शायद सर पॉसिबिलिटीज़ इस बात को लेकर के थी कि कुटीर उद्योगों का उतना विकास नहीं हो पाता। और सर मतलब जो हमारी नैतिकता, जो संविधान में एक जो नैतिकता का मानक बनाया गया है, सर शायद उसका भी अभाव होता। एक पॉइंट और कुछ सोचिए। सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छा, आपने एमएससी की है 2008 में फिजिक्स से, और उसके बाद 8 से लेकर और आपने जॉब कब ज्वाइन की? सर 2016 में। 16 में। ये 8 सालों में आपने क्या किया? सर बहुत ज़्यादा अपने घर की परिस्थितियों के कारण मैं पढ़ाई के बाद सर मैं छोटे मोटे तरीके से कुछ काम करना चालू कर दिया था। जैसे सर मैं छोटे बच्चों को टीचिंग वगैरह करना चालू कर दिया था, जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं। क्योंकि उसके पहले सर मेरे पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे, तो इस नाते ये समस्याएं आ गई थी सर। अच्छा, तो उसके बाद आपने ये जॉब ज्वाइन की। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर। कई लोग ऐसे हैं जो 10-10, 12 साल इसको देख रहे हैं, लेकिन युवाओं में एक ट्रेंड और देखा गया कि बड़ी जल्दी जॉब छोड़ दे रहे हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो एक
चेंज हो रहा है, जो पहले का एक इसका सोच था कि नहीं इसमें आ जाइए और गजब की स्टेबिलिटी है, आप सब कुछ बदल देंगे, लेकिन वो प्रेशर मैनेजमेंट हो सकता है या कुछ और चीजें हो सकती हैं, जिसके कारण अभी यूपी की इलेक्शन हुए, वहां पे कमिश्नर तक लोगों ने छोड़कर और विधायक बना, मंत्री बने। तो मेरा ये कहना है कि आप इतना जो संघर्ष कर रहे हैं तो लगता है आप सही कर रहे हैं, क्योंकि अब तो चेंज हो रहा है। सर सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। सर मेरी प्रायोरिटीज़ के तौर पे अभी देखा जा रहा है कि मैं मतलब यहीं पे आऊँ। सर मेरी अपनी एक ये मतलब बेस्ट करने की चाहत है, तो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। बाकी सर अपनी अपनी सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, डे बाय डे सर सब लोग अपना बदलने का प्रयास करते हैं। तो उस क्रम में सर पढ़ाई के दौरान या फिर मतलब जॉब के दौरान लोगों को पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है सर। तो उसमें सर उन लोगों को एहसास होता है कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर करने की चांसेस हैं, या फिर यहाँ पे कभी कुछ लोग पावर के लिए भी जाते हैं। आप जिस जगह रहते हैं वहाँ एक और धारणा है कि आईएएस बनने के पीछे 3P रीजन है, PPP मॉडल, और PPP को डिफाइन करते हैं पद, पैसा और पावर या प्रतिष्ठा। आप में से किसको पहले रखते हैं? सर मैं पद को ज़्यादा अहमियत दूंगा सर। क्यों? थोड़ा कि सर चूँकि पद के माध्यम से सर मैं बेहतर तरीके से सेवा कर सकता हूं सर। मैं इसी चूँकि अगर मैं सर अपने पद को बेहतर तरीके से होल्ड कर सकूंगा तो उसमें निश्चित तौर पे मुझे सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा। और सर मैं अगर अपने पद को बेहतर तरीके से कार्य करूंगा तो पैसा तो मिल ही जाता है सर, क्योंकि सैलरी तो मिलती ही मिलती है। अच्छा, अभी एक अप्रोच ये भी कह रही है कि आईएएस, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका फुल फॉर्म आईएएस का आई एम सॉरी कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो पद है जिसने इतनी अच्छी नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। अगर इतनी अच्छी पॉलिसी बनी, इतनी अच्छी प्रोग्राम बना, स्कीम बना, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा, तो भूखमरी देखिए, गरीबी देखिए। ऐसे हालात में इसका नाम आई एम सॉरी होना चाहिए। एक सबल्टर्न विद्वान है, उनका ये कहना है। जी सर। सर हर सिस्टम में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन सर आईएसओ ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट्स भी किया हुआ है। सर मैं ऐसे कई आईएएस अफसर्स को भी जानता हूं जिन्होंने बेहतर तरीके से काम किया हुआ है। तो सर उन्होंने योजनाओं को लागू भी बेहतर तरीके से किया है। जैसे सर अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ही देखा जाए तो वहाँ पे कई आईएएस अफसर्स में जैसे सर मनोज कुमार सिंह साहब रहे हैं, उन लोगों ने इतना बेहतर काम किया कि जिसके कारण गवर्नमेंट को रिपीट मतलब ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट रिपीट की है उन्हीं लोगों अच्छा, को। इधर का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में क्या अंतर है, और आप किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर मैं अकाउंटेबिलिटी को प्राथमिकता दूंगा। सर अकाउंटेबिलिटी का तात्पर्य होता है कि सर जब भी मेरे पास कोई काम आता है तो उसकी मेरी जवाबदेहिता सुनिश्चित होनी चाहिए, और जवाबदेहिता से ही सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदय हो जाता है सर। ओके, आपने अपनी हॉबी में लिखा है प्लेइंग कबड्डी। कबड्डी के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एंकल होल्ड होता है, एंकल होल्ड होता है, सुना है आपने? सारी मैं जानता नहीं जानते, कोई बात नहीं। उसमें एक बोनस पॉइंट का भी कुछ है, वो कब मिलता है बोनस पॉइंट? बोनस पॉइंट मैम कई जगह कई तरीके से मिलता है। जैसे सर मैम अगर डिफेंड करता है कोई तो भी अगर 3 से कम लोग डिफेंड करते हैं तो भी बोनस पॉइंट मिलता है। और अगर मैम कोई रेड करता हुआ है तो अगर 2 से अधिक लोगों को मतलब 3 लोगों को वहाँ पे छू करके आता है तो भी बोनस पॉइंट मिलता है। और सर मैम एक बोनस लाइन भी होती है जिसको अगर वो क्रॉस करके आता है तब भी एक अंक का बोनस मिलता है। अच्छा, ये बताइए नेशनल टीम का इस समय कैप्टन कौन है कबड्डी में? मैम दीपक हुड्डा करके हैं मैम। दीपक हुड्डा नेशनल टीम के इस समय कैप्टन है। ये इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया से? मैम यही टीम जाती है। यही टीम जाती है। अच्छा, ये बताइए प्रो कबड्डी लीग का क्या योगदान है? मैम प्रो कबड्डी लीग एक तरीके से व्यावसायिक लीग है, जैसे आईपीएल होता है उसी तरीके से प्रो कबड्डी लीग का भी निर्माण हुआ है। तो सर इसने बेहतर तरीके से कबड्डी को व्यापक तौर पे मतलब बढ़ावा दिया है। अच्छा, और कुछ इसका और कोई फ़ायदे हैं कि प्रो कबड्डी लीग इस तरह से कुछ चीज़ें जो लाई गई कबड्डी को, तो इससे कोई फ़ायदे हुए कि आम जन तक पहुंचा या क्या? हाँ मैम, चूँकि मैम ये आईपीएल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेलों में से एक रहा है। और अगर मैम कुछ पहले का अगर डेटा देखा जाए तो विश्व कप के बाद सबसे ज़्यादा सर्च किया गया प्रो कबड्डी लीग रहा है। तो इन्होंने कहीं न कहीं नवयुवकों में या नवयुवतियों में खेल को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास किया है। अच्छा, एक मैट की कबड्डी होती है और एक डस्ट कबड्डी होती है, कुछ क्या दोनों में क्या अंतर है मैट और डस्ट कबड्डी में?
अब डस्ट कबड्डी मैम एक तरीके से पंजाब की कबड्डी जो होती है वहाँ पे डस्ट कबड्डी के तौर पे खेला जाता है। जैसे जो हम लोग गांव में खेलते हैं वो डस्ट कबड्डी होती है। और बाकी मैम जो ये बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे वर्ल्ड कप हुआ या फिर एशियाड वगैरह हुआ तो यहाँ पे मैट की कबड्डी खेली जाती है। अच्छा ठीक। अभी आप सर से बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जी मैम। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? मेरी मैम अकाउंटेबिलिटी इस समय वर्तमान समय जिस पद पे मैं कार्यरत हूँ तो मेरी अकाउंटेबिलिटी मैम गवर्नमेंट के प्रति है। और कुछ? गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? जनता के प्रति है मैम। ठीक। ये बताइए, आपने इसमें 2008 में आपने पीजी किया, किस सब्जेक्ट में पीजी किया आपने? फिजिक्स में मैम। फिजिक्स में पीजी किया, और आपने फिजिक्स में इतना स्पेशलाइज्ड आपका सब्जेक्ट रहा फिजिक्स, और उसके बाद आप एकदम हट करके इधर सिविल में आए, चूँकि आप एक अच्छे रिसर्चर भी बन सकते थे, साइंस के लिए बहुत अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन भी हो सकता था, फिर भी आप एकदम छोड़ करके इधर, तो ये नहीं लग रहा है कि कुछ लैकिंग, आप समाज को और अच्छा कुछ दे सकते थे, लेकिन आपने वो छोड़ करके समाज में कुछ और आप उधर चले गए जिसमें आप स्पेशलाइज थे, वो काम ही आपने नहीं किया अपना? मैम उसका एक बड़ा कारण ये था कि मेरे परसेंटेज लगातार डाउन हो रहे थे और इस कारण से मैं रिसर्च की फील्ड में जा नहीं पा रहा था, तो इस नाते मैंने अपनी सिविल सेवा को ही अपना क्षेत्र बना लिया। चलिए कोई बात नहीं। राधिमोहन जी, आपसे एक और लास्ट सवाल ये है कि आपने अपने हॉबीज़ में लिखा है रीडिंग कंटेम्प्रेरी हिंदी नॉवेल्स। जी मैम। तो गोदान, गवन, ये सब कुछ पढ़ा है आपने मुंशी प्रेमचंद को? जी मैम पढ़ा है। मुंशी पंच परमेश्वर, उनकी उसका क्रक्स क्या रहा उनके नॉवेल का, पंच परमेश्वर? मैम पंच परमेश्वर उनकी एक कहानी रही है, हाँ, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो पंचायत के लोग होते हैं उनको परमेश्वर का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जो यहाँ पे एक बोर्ड मेंबर बैठे हैं आपके लिए वो पंच परमेश्वर का काम करेंगे? निश्चित तौर पे मैम। जी ठीक। कॉन्टेम्प्रेरी लिखा है ना आपने? किसको किसको पढ़ा है कॉन्टेम्प्रेरी? मैम ने जो पूछा वो तो क्लासिकल हाँ। हो गए, कुछ और कॉन्टेम्प्रेरी में? अभी सर मैंने अतुल कुमार राय की किताब पढ़ी हुई है, चांदपुर की चंदा पढ़ी हुई है। चलिए उस सर लोग बात करेंगे। अभी आपने कहा कि मेरा परसेंटेज डाउन हो रहा था इसलिए मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं गया, तो क्या लगा, आप मन से पढ़ नहीं रहे थे या कुछ और कारण था? सर उसका एक बड़ा कारण ये था कि सर मुझे पढ़ाई कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा दायित्व है। मुझे सर हर वक्त लगता रहा है कि मेरे मम्मी पापा का ये चॉइस है, तो सर मैं बराबर इसी क्रम में पढ़ता रहा और मैं इस क्रम में सर हटता चला गया था। अच्छा, तो सिविल सर्विसेज किसकी चॉइस है, आपकी चॉइस है या परिवार की चॉइस है? सर मेरी चॉइस है सर, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। संत कबीर नगर से आप आते हैं? जी सर। ठीक है। जी सर। तो पहली चीज़ तो ये कि कबीर संत थे या समाज सुधारक थे? सर कबीर का व्यक्तित्व सर बहुत बड़ा रहा है, तो कबीर सर संत भी थे, समाज सुधारक भी थे, कवि भी थे, और सर मतलब उनका एक व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, इस नाते सर उनका। तो हिंदी साहित्य आपका विषय है, कबीर के भी राम थे, तुलसी के भी राम थे, निराला के भी राम थे, तीनों के राम में क्या अंतर है? सर कबीर के राम निर्गुण राम थे और तुलसी के राम सगुण राम थे, और सर जहाँ तक निराला की बात है, निराला के राम भी सगुण राम ही रहे हैं, परंतु उनका एक अलग व्यक्तित्व उभर करके आया। तीनों के व्यक्तित्व को मैं जानना चाहता हूँ, तीनों के राम में क्या अंतर है? सर तुलसी के राम सर जहाँ तक बात है कि तुलसी के राम सर वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक आदर्श राम के तौर पे देखे जाते हैं। पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो वो आदर्श पुत्र भी हैं, आदर्श पति भी हैं, तो हर तरीके के मतलब वो आदर्श के राम हैं। कबीर के राम निर्गुण राम है और निराला के राम है सर वो एक तरीके से मानवीय राम हैं। ठीक है। साधु संत और सन्यासी में अंतर बता सकते हैं? हिंदी आपका विषय है। सॉरी सर मैं जानता नहीं सर। अच्छा ठीक है। दिनकर का एक स्टेटमेंट है, जी सर। प्रत्येक के लिए मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। जी सर। आज जो विवाद चल रहा है, हमारे गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस संदर्भ में दिनकर के स्टेटमेंट को किस रूप में देखते हैं? सर आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो सर इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि सर हिंदी ही एकमात्र भाषा के तौर पे देखी जाए। प्रत्येक के लिए मातृभाषा, सबके लिए हिंदी, ये दिनकर का स्टेटमेंट है। जी सर। तो आज अमित शाह जी ने कहा है कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनके लिए हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बने। जी सर। उस संदर्भ में दिनकर की इस स्टेटमेंट को किस रूप में देखते हैं? सर ये बहुत ही प्रासंगिक दृष्टिकोण रहा है कि सभी व्यक्तियों को अपनी शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और एक संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार किए जाने में सर कोई समस्या नहीं है। तो विरोध क्यों हो रहा है? सर विरोध सर एक पॉलिटिकल विरोध है। इस विरोध का केवल सिर्फ एक एंगल है सर कि पॉलिटिकली ये इसको चैलेंज किया जा रहा है। जैसे सर स्टालिन को ही देख लीजिए सर, वो बराबर
विरोध कर रहे हैं, लेकिन सर उनके अपने खुद के विश्वविद्यालय की जो हिंदी उनके विश्वविद्यालयों की या जो उनके कॉलेजेस हैं, उनके यहाँ की हिंदी का डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट माना जा रहा है दक्षिण भारत में। तो सर ये केवल विरोध केवल राजनीतिक है, न कि सर इसका कोई तो अगर मान लीजिए आपको कभी गृह मंत्रालय में काम करने का मौका मिले और कहा जाए कि इसको कनेक्टिव लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश करना है, तो आप क्या प्रयास करेंगे? सर मैं पहली कोशिश मेरी रहेगी कि मैं त्रिभाषा फार्मूला को लागू करूं, और सर जो भी अगर मैं हिंदी मंत्रालय में काम कर रहा हूं तो प्रमोशन के लिए मैं सर ज़रूर देखूंगा कि जब भी प्रमोशन हो तो इसमें हिंदी की अनिवार्यता जरूर रखी जाए, और साथ ही साथ सर मैं हिंदी का प्रशिक्षण पे विशेष ध्यान देना चाहूँगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हिंदी एक दिन राष्ट्रभाषा होकर रहेगी। सुना है आपने? सर सुना तो नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो दिन कब आएगा जब हिंदी राष्ट्रभाषा होगी? राष्ट्रभाषा जैसे सर कोई संकल्पना है नहीं कि राष्ट्रभाषा हो या राज्यभाषा। सर जैसे उनका स्टेटमेंट था, बंकिम चंद्र चटर्जी कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, तो उन्हीं के स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में मैं जानना चाहता हूँ। सर राष्ट्रभाषा का सर तात्पर्य केवल संपर्क भाषा के तौर पे ही माना जाना चाहिए सर। उनका भी तात्पर्य सर संपर्क भाषा के तौर पे ही था। अच्छा, ठीक है। बात हो रही थी तो आपने कहा कि कदाचार वगैरह का जो मैटर आता है वो आप देखते हैं। कदाचार को ज़रा डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे? सर कदाचार मतलब जो सर अपने सर्विस पीरियड में सर जिनके पास इंटीग्रिटी नहीं होती, सामान्य नहीं, जो एक आम आदमी नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए कदाचार की डिफिनीशन क्या है? कहीं डिफाइन है ये कदाचार? सर कदाचार सर मतलब जहाँ तक सर मैं जानता हूँ, मैंने ऐसा कोई डिफिनीशन तो देखा नहीं है, लेकिन सर कदाचार का मतलब केवल इतना ही रहा है कि जैसे जो व्यक्ति अपनी इंटीग्रिटी को नहीं कंप्लीट कर पाया। कदाचार डिफाइन नहीं है पूरे प्रशासन में? सर मैंने सर कभी नहीं देखा सर। अच्छा, तो जब डिफाइन ही नहीं है तो कैसे आप किसी को कदाचार के रूप में साबित कर सकते हैं कि उसने कदाचार किया है? सर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली है, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को अगर नहीं करता है व्यक्ति तो उसे हम कदाचार की श्रेणी में ही रखते हैं। मेरे लिए एक केस स्टडी है आपके लिए, ठीक है। एक सरकार ने अभी हमारे जो हाईवे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 2024 तक हम भारत की सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह बना देंगे। तो बहुत कम समय है और बहुत बड़ा काम करना है। आपको मान लीजिए वो चार्ज दिया जाता है कि जल्दी से काम टारगेट पूरा हो, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर जो आपने जगह हायर करनी है रोड बनाने के लिए, वहाँ पर जनता का ये मानना है कि कंपनसेशन उनको बहुत लो मिल रहा है, इसलिए वो अपनी ज़मीन नहीं देंगे कि वहाँ पर रोड बन सके, और वो विरोध कर रहे हैं। और सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि हम कंपनसेशन इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर ये समस्या आती है तो कैसे समाधान करेंगे? सर सबसे पहले सर मैं इसके लिए बात करूंगा, जो भी मतलब उनके प्रतिनिधि होंगे किसानों के, उनसे बात करूंगा और सरकार से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि जिससे कोऑर्डिनेशन बन सके कि कुछ वो लोग किसान कुछ इस चीज़ के लिए थोड़े से मतलब दबाव महसूस करें और सरकार भी इसके लिए दबाव महसूस करे। सर मेरी कोशिश इसी बात को लेकर के होगी कि मैं, सरकार ने तो मना कर दी भाई, सरकार की एक पॉलिसी कि इससे ज़्यादा हम कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं, और जो ज़मीन के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हमको कंपनसेशन हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा हम अपनी ज़मीन रोड को नहीं देंगे, और इसलिए प्रोग्राम आपका डिले हो रहा है। जो टारगेट है 2024 तक का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कैसे टैकल करेंगे? कुछ ठोस उपाय बताइए। सर राजस्व में समय नहीं है आपके पास? सर राजस्व में सर दान पत्र की ही व्यवस्था होती है सर। जो भी ज़मीनें दी जाती हैं उनसे ली नहीं जाती हैं सर, दान पत्र के माध्यम से ही ले ली जाती हैं। जैसे सर मेरा एक खुद का अपना भी घर रहा है और हम लोगों ने सर केस भी फाइल किया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उसके बाद घर को गिरा भी दिया, और सर अभी नेशनल हाईवे वहाँ पे बन चुका है और अभी वो केस मेरे पास चल भी रहा है। तो इस दृष्टिकोण से सर अगर देखा जाए तो सरकार इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि वो ज़मीन चूँकि सर सरकार का ही है, सरकार के राइट्स में है, सर ज़मीन को हम देने से मना नहीं कर सकते अगर विकासात्मक कार्यों के लिए है। विरोध करना जनता का अधिकार, सर जनता का विरोध करती रहती है। राधे मोहन जी, अभी व्हाट्सएप को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे को क्लियरेंस दिया है कि वो डिजिटल पेमेंट में आ सकता है यूपीआई में। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर? सर इंडियन इकोनॉमी में सर जो डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है उसका एक बड़ा फ़ायदा होगा सर कि फास्ट ट्रांजेक्शन्स वगैरह उपलब्ध हो पाएंगे। और सर चूँकि व्हाट्सएप अभी सभी मतलब मैक्सिमम लोगों के पास उपलब्ध है, जितने भी लोग लगभग स्मार्टफोन चला रहे हैं सबके पास मतलब व्हाट्सएप है। तो सर अगर व्हाट्सएप के माध्यम से क्लियरेंस जाएगा तो बहुत सारे ढेर सारे लोग अपने जो मनी का ट्रांजैक्शन करेंगे वो व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे। तो इससे सर
इकॉनमी में मतलब फ्लो जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी जो यूपीआई में फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो इन सब के थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है, पेटीएम है, तो मतलब इन सब का क्या मतलब रोल जो है, भूमिका वो सीमित होती जा रही है कि इसके आने से ज़्यादा वो बढ़ जाएगा? नहीं सर, चूँकि जितने भी ज़्यादा एप्लीकेशन से ये होगा तो उतना ज़्यादा बेहतर होगा सर। जैसे अभी फ़ोन पे बहुत सारे लोग नहीं चला पाते हैं, बहुत से लोग जानकारी का भी अभाव रहता है, तो ढेर सारे लोग सर व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इस नाते सर यहाँ पे फ़ायदा। अभी रसिया को जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ है तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन से उसको बाहर कर दिया गया है। क्या है ये स्विफ्ट? इसका शॉर्ट फॉर्म स्विफ्ट है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड पर? जब रसिया को इससे बाहर कर दिया गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड पर? जैसे सर कोर बैंकिंग की सुविधाएं हम लोगों को इंडियन एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, एक देश के परिप्रेक्ष्य में मिलती हैं, वैसे ही सर स्विफ्ट के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होता है देशों के माध्यम से होता है। तो अगर सर रसिया को इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा तो उनमें जो अन्य देशों के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा सर। तो इससे एक तरीके से आर्थिक रूप से रसिया जो है अलग थलग पड़ जाएगा। आर्थिक रूप से रसिया अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप देखिए तो उसके बावजूद भी तो यूरोपीय कंट्रीज तो उससे व्यापार कर ही रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, यह एक क्या कहते हैं दिखाने योग्य कदम है कि हमने ये किया है, अदरवाइज इसका रसिया पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो रूपी रूबल में कारोबार करने के लिए वो तैयार है। अभी उसने भारत को क्या कहते हैं प्रपोज भी किया है कि हम आपको बहुत कम उस पर देंगे, क्रूड ऑयल देंगे। तो इस प्रकार के कदम क्या कहीं ना कहीं यह दिखा रहे हैं कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, यूएसए अपने आप को विश्व का दरोगा समझ रहा है, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है या उसकी पकड़ विश्व की राजनीति पर कमजोर पड़ती जा रही है? सर रसिया का बेहतर तरीके से उदय होना या फिर सर चाइना का इस महाशक्ति के तौर पर उदय होना, इससे कहीं न कहीं सारी धारणा जरूर बन रही है कि अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो कमज़ोर पड़ रहा है। जब भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हिंद महासागर जो है वो एक नया रणनीति का क्षेत्र बनता जा रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा भी सागर पहल प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है। क्या है ये पहल? यह किस प्रकार से भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा पड़ोसी देशों के साथ? सर सागर पहल के माध्यम से सर जो इंडियन कॉन्टिनेंट से लगे हुए जितने भी देश हैं उनमें सर मतलब क्या है सागर पहल है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है? सर मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ सर। अच्छा अभी देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए। जी सर। तो उसमें एक अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया है जिसमें कहा गया है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जब सरकार बनती है तो राज्य के खजाने पे उसका बोझ पड़ता है। जी सर। तो उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने एक कहा है कि चुनाव आयोग को वैसे सभी राजनीतिक दल जो इस प्रकार की घोषणा करते हैं उनके पंजीकरण को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं चुनाव के पहले मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की कोशिश है। क्या आपको लगता है कि जैसे भारत में एग्जिट पोल को चुनाव आयोग ने ख़त्म कर दिया तो उसी प्रकार यह जो चुनाव पूर्व घोषणाएं की जाती हैं इस पर भी चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए, उसे कदम उठाना चाहिए? सर चुनाव के पूर्व जो घोषणाएं की जाती हैं वो मतलब उस पर सर कोई बाउंडेशन नहीं हो सकता है सर, क्योंकि सर आगे चल करके जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपने चुनाव घोषणा पत्रों को लागू करने का भी प्रयास करती हैं। तो सर ये बाउंडेशन तो पड़ता है लेकिन सर उसमें बेहतर तरीके से दरअसल बात यह है कि वो तो जनता का ही पैसा है, खजाने। सर आपने कह दिया हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। आप जब 300 यूनिट फ्री दीजिएगा तो उसका जो एक्सपेंस आ रहा है, खर्च जो उस पर आ रहा है वो खर्च आखिर पूरा होगा, एक्सपेंडिचर पूरा कहाँ से होगा? आप तो फ्री दे रहे हैं तो वो भार तो पड़ेगा उसी खजाने पर है ना। तो क्या अधिकार है किसी राजनीतिक दल को कि बिना जनता से पूछे वो खजाने पर बोझ डालने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर दें? सर ऐसी जो मतलब जो ये सर लोक लुभावन नीतियां हैं सर ये तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि सर ये एक तरीके से मतलब अपवाद के तौर पे ज़रूर माना जा सकता है, लेकिन सर इसको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। जैसे सर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि अपने हर चुनाव में ही इस तरीके की लोक लुभावन नीतियों का प्रचार करते रहते हैं। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इससे अगर सारी चीज़ों को यहीं पे मतलब लगा दिया जाएगा, सारे पैसे को यहीं पे लगा दिया जाएगा तो सर देश के विकास के लिए उतना पैसा तो रह ही नहीं जाएगा। सर ऐसी चीज़ों को तो बंद करना ही चाहिए।
अच्छा, अभी सर ने आपसे पूछा था कि ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि अक्सर देखा जा रहा है कि वैसे क्षेत्र जहाँ औद्योगिकीकरण न के बराबर हुई है, वहाँ से ज़्यादा लोग ब्यूरोक्रेसी की ओर आना चाहते हैं। इसके पीछे के क्या रीज़न है, क्या सामाजिक कारण है? ये तो हो गया आर्थिक कारण कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं है तो कोई उपाय नहीं। सामाजिक कारण क्या है इसके पीछे कि वैसे क्षेत्रों के ही लोग, आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, इवन इफ एमपी का भी ले लीजिए, वैसे पिछड़े क्षेत्र जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ब्यूरोक्रेसी में ही आना चाहते हैं। वो किसी और सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं। क्या इसके पीछे के सामाजिक कारण है? जैसे सर अभी आपने ही बताया कि सर वहाँ पे मतलब औद्योगिकरण नहीं हुआ है, तो obvious सी बात है कि सर वहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं प्राप्त हैं। और जैसा सर अभी सर ने बताया कि लोग पावर, प्रतिष्ठा इन चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं। जैसे सर मैं जहाँ पे मैं रहता रहा, वहाँ पे भी मैंने इस बात को देखा हुआ है कि मेरे बचपन में ही जब मैं पढ़ाई करता था तो लोग हमको IAS IPS के विषय में बताते रहते थे। तो वहाँ से सर एक धारणा बनती चली जाती है कि सबसे पावरफुल पोस्ट है, प्रतिष्ठा वाला पोस्ट है। और सर इस चीज़ को भी देखा गया है कि लोग इसको ज़्यादा बड़े तरीके दिखाते हैं कि इनके पास इतना पैसा नहीं होना अपने जीवन में कमाया हुआ है। तो भ्रष्टाचार का भी एक कारण है कि लोग इस तरफ आना चाहते हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि युवा जो क्षमता है वो एक तरह से 5 साल 7 साल 10 साल तक एक एग्ज़ाम की तैयारी के पीछे लगे रहते हैं और अपनी जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो पीक आवर होता है, उसको वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो उस हमारी सोसाइटी को डेवलप नहीं करके पीछे ही ले जा रहा है। आप इसमें क्या बदलाव लाएंगे, कैसे बदलाव लाएंगे, इस माइंडसेट को कैसे बदलिएगा? क्योंकि अब आप जा रहे हैं, आप लीडरशिप के रूप में, एक लीडर के रूप में जाने जाएंगे, तो कैसे बदलिएगा इस माइंडसेट को? सर इस दिशा में सर प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे खुद ही आत्मनिर्भर भारत की तरफ मतलब प्रयास किया हुआ है। तो हम सर इस चीज़ को युवाओं में इस चीज़ के लिए ज़रूर एक प्रचार प्रसार करना चाहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी ही मतलब अंतिम चीज़ नहीं है, बल्कि ढेर सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने बेहतर किया हुआ है। इस चीज़ को भी हम सामने लाने का प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से लास्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में हिंदी दिवस मनाना सिर्फ एक कर्मकांड बनकर रह गया है? सर मुझे भी लगता है कि सर एक कर्मकांड ही बन करके रह गया है, क्योंकि सर अभी भी मैं देखता हूँ सर हिंदी के लिए उतना बेहतर तरीके से कोई प्रयास नहीं किया रहा है। बल्कि सर जैसे मतलब कभी भी कोई चीज़ देखी जा रही है, जैसे प्रमोशन वगैरह के लिए भी देखा जा रहा है, तो लोग सीख करके फिर अंग्रेजी की तरफ ही मूव कर जाते हैं और अंग्रेजी हमारे समाज में प्रतिष्ठा का एक विषय बन गया है। तो ये सर सही है कि ये कर्मकांड ही बन करके रह जाता है। कहीं कहीं पे गोष्ठियाँ हो जाती हैं, आयोजन हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इस पर कोई आगे के लिए कोई पहल नहीं होती है। सर एक नया कंसेप्ट इस समय आ रहा है, वो है CBDC का। ये सुना आपने? CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सर मैं सुना तो जरूर, लेकिन सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसको बेहतर। क्रिप्टो करेंसी तो आप सुने ही होंगे। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बीच में अंतर कुछ अंदाजा है? सर क्रिप्टो करेंसी सर एक आभासी मुद्रा है जिसकी सर माइनिंग कर करके मतलब जिसको लिया जाता है। तो सर ये इस पे रेगुलेशन नहीं है, जबकि सर मतलब जो स्टेट मतलब सेंट्रल बैंक की करेंसी होती है सर इसका रेगुलेशन है। तो सर इससे इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। CBDC भी तो आभासी मुद्रा है। सर मैं CBDC के विषय में जानता नहीं था, क्योंकि हमारे ख्याल सर यही है कि इसमें रेगुलेशन की व्यवस्था हो सकती है। एक और बात ये आई कि क्रिप्टो पे कर लगा देने से उसको एक वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? सर पहले तो अभी आवश्यकता इस बात को लेकर के है कि हम क्रिप्टो करेंसी के विषय में जान सकें कि ये कहाँ पे इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद ही सर कर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि तब कर लगाने का तो ऐलान हो चुका है, वो तो लगना शुरू भी हो गया पहले अप्रैल से। सर तो अभी मतलब सर मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं थी। अगर रिश्वत पर कर लगा दिया जाए तो रिश्वत कानूनी तौर पर सही हो जाएगा? नहीं सर। लेकिन उस पर तो कर वसूल ही जाती है। सर रिश्वत पे कर कहाँ वसूला जाता है? वसूली जाती है। सर मुझे नहीं लगता सर कि रिश्वत पे कर वसूल। आपने कदाचार चूंकि आप देख रहे हैं ना, तो उस कदाचार में एक ये भी बात आती है कि आप अगर गलत कोई भी कमाई करते हैं तो कमाई करने की सूरत में आयकर विभाग के पास मामला अगर आप भेजते हैं तो आयकर विभाग पहले क्या करता है? सर हमारे यहाँ जो कदाचार होता है सर हम उसमें उनको पेनल्टीज़ करते हैं, चाहे सर वो उनको एडवर्स एंट्री करें, चाहे सर हम लोग उनका इंक्रीमेंट रोक दें। आप लगाते हैं, लेकिन वही मामला आयकर विभाग के पास जाता तो वो कर लगाता है। सर पनिशमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है सर। सेकंड स्टेज है, पहला स्टेज तो कर लगाते हैं,
जी सर। तो रिश्वत पे कर लगा दे तो कानूनी तौर पे तो सही हो जाएगा। सॉरी सर, मैं इसके विषय में कुछ कह एक कंसेप्ट यूपी में बहुत पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। आप एक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, 3 बड़े सुधार आपने करने हैं इस कार्यक्रम में, वो क्या हो सकता है जिससे कि ये प्रोजेक्ट वाकई में कुछ नतीजा दे सके? क्योंकि इसको लेकर के अभी भी सवाल उठते हैं कि उस तरह का असर नहीं दिखा है जो दिखना चाहिए। हाँ सर, ओडीओपी में जितना असर दिखना चाहिए था उतना तो नहीं दिख पाया है सर। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर पहले तो हमें स्किल डेवलप करना चाहिए। जो भी मतलब प्रोडक्ट्स, मोस्टली सर प्रोडक्ट्स ऐसे देखे जाते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो मृतप्राय की अवस्था में हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए सर, हमें जो भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बेचने हैं, उसके विषय में सर स्किल डेवलप करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सर हमें इसके लिए ऋण की आवश्यकता भी पड़ती है, तो ऋण भी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। जैसे बैंक्स वगैरह से सर बार बार देखा जा रहा है कि उतने बेहतर तरीके से ऋण नहीं मिल पाता है, लोगों को काफ़ी देर तक चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो नहीं दे पाते हैं ऋण को, या फिर मतलब सर ढेर सारी उसमें कमियों को देखा जाता है। तो सर मेरी कोशिश इस बात को लगेगी कि प्रॉपर वे में सबको ऋण मिल जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण वगैरह मिल जाए। और सर तीसरी चीज़ ये होगी कि जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक किया जाए कि वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीदें, तो उनके मन में भी एक आकांक्षा डेवलप होगी सर कि वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको खरीदें। तो सर इससे ये 3 चीज़ें अगर हो जाएंगी सर तो वो वन डिस्ट्रिक्ट उन प्रोडक्ट्स थोड़ा सा बेहतर कर पाएगा सर। राज्य के उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में किस तरह की बढ़ोतरी आपने पिछले 5 साल में देखी है? सर इस समय सर मुझे एग्जैक्ट वे में तो नहीं याद है मैं संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक अनुमान लगा सकें आप कि सर अभी इस समय सर वर्तमान समय में हमारी सर स्टेट जीडीपी जो सर है वो लगभग 3रे नंबर की जीडीपी है स्टेट में। ओके, सर से बात हो रही थी और आपने अच्छा कहा कि बहुत सारे आयामों पे चुनाव लड़ा जाता है, इकोनॉमी नहीं। एक मुद्दा है बुलडोजर का भी। ऐसे किसी सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाकर अपराधियों को सजा देना, ये सही लगता है? आप इसके पक्षधर हैं? सर अपराधियों को सजा नहीं दिया जा रहा है बुलडोजर में सर। दरअसल क्या हो रहा है कि लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, तो जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है सर ऐसे अवस्थाओं में, जैसे सर मान लीजिए कोई भी हो, वो जब ऐसे यहाँ पे मतलब कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके बैकग्राउंड्स को देखा जाता है, और बैकग्राउंड्स में ये देखा जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो जो उसमें कमियाँ पाई जाती हैं उसके लिए सर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सहमत हैं आप? ये ठीक है पॉलिसी? निश्चित तौर पे सर, मतलब अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण किया है तो वो गिरना ही चाहिए। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है जो कम्युनिटी के बीच हेट और क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी लगातार घटनाएं हुई कुछ खास पर्व पर, और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में तेज हो गया है। जी सर। कहाँ कमी है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारा राष्ट्र, हमारी सोच, हमारी विरासत गलत दिशा में जा रही है? नहीं सर, दरअसल ये मुद्दा ये है ही नहीं सर। मुद्दा इस बात को लेकर के है कि हेट स्पीच वगैरह इस नाते बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सर कुछ बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में मतलब इनसिक्योरिटीज़ फीलिंग है, जिसके कारण सर ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और कुछ सर यही सारी चीज़ें हैं जिसके नाते सर मतलब जैसे मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कुछ कदम उठा लिए जाते हैं जो कि स्ट्रिक्ट कदम होते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण सर ये बार बार हेट स्पीचेस आते रहते हैं, पथराव होते रहते हैं, या फिर सर मतलब 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो सर हमारी एक विरासत जो है बहुत ही बड़ी विरासत रही हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि सर हम लोग एक गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि टॉलरेंस कम हो रहा है? क्योंकि आपने बताया कि बहुसंख्यक और माइनॉरिटीज दोनों ही, तो जो टॉलरेंस था पहले उसी के कारण क्लैशेस नहीं होते थे, सहिष्णुता जिसको कहते हैं, तो क्या कुछ सालों में कम हुई है? सर इधर तो देखने में आया हुआ है कि सर टॉलरेंस थोड़ी सी ज़रूर कम हुई है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।